23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को रेडियो पर बताया कुछ ही देर में माइक्रो मीटेरॉइड्स ISS से टकराने वाले हैं। इस रेडियो मैसेज ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अफरा तफरी मचा दी। एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना कम वक्त था कि वो स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन नहीं बदल सकते थे। लेकिन सवाल जहां पैदा होता है कि स्पेस के उस हिस्से में जहां ISS है वहां इतने सारे माइक्रो मीटेरॉइड्स होते हैं, तो ISS में मीटेरॉइड्स कैसे बच जाते हैं? नाजरीन, 380 गाड़ियों जितने भारी ISS की डायरेक्शन बदलने के लिए बिना फ्यूल और बिना अर्थ की मदद के ये काम कैसे हो सकता है? एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े ISS को जमीन से स्पेस स्टेशन में कैसे भेजा गया? और जब ISS जमीन की दूसरी तरफ होता है तो उसके साथ राब्ता कैसे बना रहता है? नाजरीन, $150 बिलियन या फिर 12,375 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाला ISS स्पेस स्टेशन, जिसमें इंसानों का एक ऐसा घर है जो तारीख में पहले कभी नहीं बनाया गया। इसकी तामीर में बहुत सारे हाई टेक पार्ट्स लगे हैं। इसमें 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल हैं जिनमें रहने और सोने के लिए अलग अलग जगह हैं। एक ऑब्जर्वेशन डेक और साइंटिफिक लैब्स के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो सब एयर टाइट टनल में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ जगह खाली हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैप्सूल्स पार्किंग के लिए और कुछ लाइफ बोट्स भी हमेशा मौजूद रहती हैं ताकि इमरजेंसी की सूरत में एस्ट्रोनॉट्स को सेफली अर्थ तक वापस लाया जा सके। नाज़रीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ISS जमीन से करीब 400 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी बिनोकुलर से देखा जा सकता है। अगर आपको इसका साइज का अंदाजा लगाना है तो यूं समझ लीजिए कि बुर्ज खलीफा की बेस जितना फैलाव या शायद इससे भी बड़ा है। ISS का कुल वजन 4 लाख किलोग्राम है जो कि 380 गाड़ियों या 25 पैसेंजर बसेस के बराबर है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा और भारी स्पेस स्टेशन स्पेस में कैसे भेजा गया? नाज़रीन, ISS की शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल से हुई थी और ये दोनों स्पेस में एक दूसरे से जोड़े गए थे। एक मॉड्यूल अमेरिका ने बनाया था और दूसरा रशिया ने। 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका और रशिया ने मिलकर स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का फैसला किया। पहले रशिया ने जारिया नाम का मॉड्यूल स्पेस में भेजा और फिर अमेरिका ने अपना यूनिटी उसके पीछे रवाना कर दिया। 28 नवंबर 1998 को सुबह 6:40 पर ये दोनों मॉड्यूल जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और यूं जन्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तब से लेकर पिछले 26 सालों में पूरी दुनिया के इंजीनियर्स ने मिलकर अपने अपने मॉड्यूल्स बनाए और उनको रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजकर ISS से कनेक्ट किया। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से US और रशिया के अलावा यूरोपियन और जापानीज मॉड्यूल भी जुड़े हुए हैं। आज तक ISS में 24 सालों में से कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ये खाली होता हो। हर वक्त इसमें किसी ना किसी कंट्री का एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं। ISS के अंदर एस्ट्रोनॉट्स की जरूरियात पूरी करने के लिए वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी भी स्पेस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए और जिनमें ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इंसान खाने के बगैर 3 हफ्तों तक, पानी के बगैर 3 दिन तक और ऑक्सीजन के बगैर सिर्फ 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जमीन से करीब 400 किलोमीटर ऊपर जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, वहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सबसे बड़ा चैनल एस्ट्रोनॉट्स को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देना है। एक एवरेज इंसान को दिन में 15,000 लीटर या फिर 22 kg ऑक्सीजन चाहिए होती है। ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये दिन में करीब 200 kg ऑक्सीजन की फराहमी वाकई ही बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई दिनों की ऑक्सीजन सप्लाई टैंक्स में मौजूद होती है। अगर सिस्टम फेल हो जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई अर्थ से रॉकेट के जरिए आने तक एस्ट्रोनॉट जिंदा रह सके। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सिर्फ चंद घंटों में अर्थ से ISS तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई जा सकती है, पर सिर्फ इस कंडीशन में अगर रॉकेट लॉन्च कामयाब हो। ये तरीका तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत कॉस्टली है क्योंकि एक कार्गो रॉकेट का अर्थ से ISS तक जाने में करीब $200 मिलियन का खर्चा आ जाता है, यानी 1650 करोड़ रुपए। खाने और दूसरी सप्लाईज तो महीने में एक मरतबा भेजी जाती है, लेकिन दिन की 200 kg ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने के लिए बार बार रॉकेट्स का इस्तेमाल काफी मुश्किल है। इसलिए ISS बगैर अर्थ पर डिपेंडेंसी के अपना ऑक्सीजन खुद ही बना लेता है। इसमें एक छोटी सी मशीन है जो कि पानी को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाती है। जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है तो वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पर ऑक्सीजन गैस के बबल्स जमा हो जाते हैं।
अब अगर यही एक्सपेरिमेंट अर्थ पर किया जाए तो ये बबल्स अपने पानी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है गैस का वजन पानी से कम होता है, उतना ही केस का, यानी कि ऑलमोस्ट 0। तो अब ऑक्सीजन गैस का पानी से अलग करने के लिए इस मशीन को गोल घुमाया जाता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाती है, जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी के तौर पर काम करता है। गोल घूमने की वजह से पानी साइड्स पर चला जाता है और बीच में ऑक्सीजन गैस बच जाती है, जिसको मशीन खुद ही कलेक्ट करके कंटेनर में डाल देती है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आईएसएस में ऑक्सीजन पानी से बनाया जाता है, तो फिर पानी स्पेस में कहाँ से आता है? यहाँ पर भी एक शानदार इंजीनियरिंग अपना कमाल दिखाती है। इसी प्रोसेस में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को एस्ट्रोनॉट्स के सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाया जाता है और दोबारा से पानी बना दिया जाता है, और आखिर में हमारे पास मीथेन गैस बच जाती है, जिसको स्पेस में जाया कर दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है कि इसमें ऑक्सीजन को कैसे बचाए रखना है, क्योंकि अगर स्पेस स्टेशन में एक छोटा सा भी क्रैक हो गया तो इसका नतीजा काफी भयानक हो सकता है। नाजरीन, इसके रिजल्ट में एक ही सेकंड में स्पेस स्टेशन फटकर रेजा रेजा हो जाएगा। नाजरीन, हाल में ही होने वाला टाइटन का इंसिडेंट आपके सामने है। उसके तबाह होने की वजह सिर्फ समंदर में प्रेशर का ज्यादा होना था, जबकि टाइटन में कंट्रोल प्रेशर था। जैसे ही इसमें जरा सा क्रैक पड़ा, इस पर समंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ और ये तबाह हो गए। लेकिन नाजरीन, स्पेस और समंदर का प्रेशर बिल्कुल ऑपोजिट होता है। स्पेस में बाहर का प्रेशर 0, जबकि इसके अंदर का प्रेशर मेंटेन होता है, बिल्कुल टाइटन की तरह। अगर इसमें छोटा सा भी क्रैक पड़ जाए तो एक लम्हे में ये कंप्रेस होकर फट जाएगा। आईएसएस जो कि ऊंचाई पर अर्थ के ऑर्बिट करता है, यहाँ पर स्पेस डिब्रीज बहुत ज्यादा हैं, जो बहुत ही तेज स्पीड से स्पेस में घूमती रहती हैं। इनमें शामिल हैं सैटेलाइट्स के पार्ट्स और सिंड्रोन छोटे बड़े। नाज़रीन, सवाल जहाँ पैदा होता है कि आईएसएस स्पेस स्टेशन खुद को मेटेरॉइड्स पत्थरों से खुद को कैसे बचाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ को 27 किलोमीटर पर ऑर्बिट करता रहता है। इतनी तेज स्पीड है कि अगर ये अर्थ के करीब इतनी स्पीड से उड़े तो पैसिफिक ओशन को सिर्फ 25 मिनट में क्रॉस कर सकता है। वहीं पैसिफिक, जिसको पार करने में कमर्शियल प्लेन्स को 13 घंटे लगते हैं। अगर इतनी तेज स्पीड से इसका टकराव रेत के एक जर्रे जितने मेट्रॉइड से हो जाए, जैसे 80 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी दरख्त से टकरा जाए। 23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने आईएसएस के क्रू को रेडियो किया। कुछ स्पेस डिब्रीज सीधा आईएसएस की तरफ बढ़ रही थी। किसी को पता नहीं था कि ये डुबली कितनी बड़ी है। लगे हाथों उनको सिर्फ चाहे मिनटों पहले बताया गया था। सारे क्रू फौरन लाइफ बोट्स में छलांग लगा गए, लेकिन खुशकिस्मती से स्पेस डिब्रीज आईएसएस के बिल्कुल करीब से बिना किसी चीज को टच किए गुजर गए। नाज़रीन, आईएसएस को मेट्रॉइड से बचने के लिए हर बार किस्मत के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। ये छोटे मोटे जर्रातों से बचने के लिए आईएसएस का हल बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाया गया था। जिस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट में अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसी तरह आईएसएस की बॉडी को भी बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाया गया। सबसे बाहर वाली लेयर को एल्युमिनियम की, उसके बाद एक वोवन मटेरियल की लेयर, उसके बाद दोबारा एक एल्युमिनियम की लेयर। एक अकेला मटेरियल इतना मजबूत नहीं होता जितना उसी मेटल को काट कर 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स में फैला दिया जाए। नाज़रीन, आईएसएस के पास से गुजरने वाले हर वक्त रेत के दाने इस पर हमला कर रहे हो, लेकिन यही बुलेट प्रूफ लेयर्स हैं जो आईएसएस स्पेस स्टेशन को पिछले 26 सालों से बचाए बैठी हैं। पर अगर कभी कोई बड़ा मेट्रॉइड आईएसएस की राह में आ जाए तो फिर क्या होगा? गाड़ी की साइज जितना बड़ा नहीं, बल्कि सिर्फ 1 इंच बड़ा। इस केस में इतनी स्पीड से टकराने पर आईएसएस की बुलेट प्रूफ भी किसी काम नहीं आएगी। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल के क्रू पहले से ही आने वाले मेटेरॉइड्स की लोकेशन और पोजीशन का अंदाजा लगा लेते हैं। अगर ये नुकसान पहुंचाने वाला हो तो फिर इस सूरत में पूरे आईएसएस को इसके रास्ते से हटाना पड़ता है। आईएसएस में लगे हुए छोटे छोटे थ्रस्टर को इस्तेमाल करके उसकी पोजीशन चेंज की जाती है, और ये थ्रस्टर रॉकेट फ्यूल पर चलता है। और ये फ्यूल आईएसएस के पास बहुत कम होता है, सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए, आईएसएस की अर्थ पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा है जो बिना फ्यूल इस्तेमाल किए 4 लाख केजी वजन को आईएसएस की डायरेक्शन आसानी से चेंज करवा देता है। इसके सेंटर में छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हैं जिनको कंट्रोल मोमेंट्स, गायरोस या फिर सीएनसी कहा जाता है। पर ये फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आईएसएस की डायरेक्शन को कैसे चेंज करती हैं? इन बॉक्सेस के अंदर फ्लाई व्हील्स लगी हैं
जो कि 66 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से स्पिन करते हैं। ये फ्लाई व्हील्स बिल्कुल ट्रेन के पहियों जैसे होते हैं। जब उनको तेज स्पीड से स्पिन करवाया जाता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। ये मोमेंटम ISS के पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और इस तरह पूरा ISS एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अगर फ्लाई व्हील्स बहुत तेज घूम रहा है तो ISS की डायरेक्शन ज्यादा चेंज होगी और जिस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ISS भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ISS को घुमाना हो तो फ्लाई व्हील्स को भी उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करवाया जाता है। इन फ्लाई व्हील्स को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से घुमाया जाता है जो कि ISS में लगे सोलर पैनल से जनरेट करते हैं। नाज़रीन, अगर सोलर पैनल की बात हो ही रही है तो आपको बताते चले कि सोलर पैनल मूवेबल होते हैं क्योंकि ISS इतनी तेजी से अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है कि एक दिन में 16 मरतबा जहाँ सनराइज होता है और जब सूरज होता है तो वो इतनी तेजी से अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है कि अगर सोलर पैनल फिक्स्ड होंगे तो उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी और वो सही से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसलिए ये सोलर पैनल्स हर वक्त अपनी डायरेक्शन सूरज की तरफ रखते हैं। ISS में लगे सोलर पैनल्स एक वक्त में 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ये इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी है कि अर्थ पर हम 110 वोल्ट के एयर कंडीशनर आसानी से चला सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स के साथ राब्ता रखना भी मिशन कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कम्युनिकेशन रेडियो सिग्नल्स के जरिए होती है। ये सिग्नल्स अर्थ को क्रॉस नहीं कर सकते और अक्सर ISS अर्थ के इस पार होता है। इस मसले को हल करने के लिए पहले हवाई जहाज उड़ाए जाते थे जो ISS के रेडियो सिग्नल पकड़कर हॉस्टल्स में मिशन कंट्रोल तक पहुंचाते थे। ये तरीका काफी कॉस्टली भी था और रिलायबल भी नहीं था। समटाइम्स ISS से राब्ता 1 घंटे तक डिस्कनेक्ट हो जाता था जब तक वो वापस अर्थ के ऑर्बिट के मिशन कंट्रोल की रेंज में ना आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ हाई अर्थ और बैटिंग सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन का मसला अब हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। नाज़रीन, ISS को जब मिशन कंट्रोल से राब्ता करना होता है तो पहले सिग्नल सैटेलाइट कैच करता है, फिर वही सिग्नल सैटेलाइट के नेटवर्क में भेज दिए जाते हैं और फिर जो भी सैटेलाइट रेंज में होती है वही सिग्नल को मिशन कंट्रोल तक रिले कर देती है। इस तरह अब सिर्फ चंद सेकंड्स के डिले के साथ ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स आसानी से अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट पिछले 26 सालों से ISS को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक ऐसा स्पेस स्टेशन जिसको अर्थ की जरूरत कम से कम पड़े। इसी मकसद से की गई इनोवेशन तो हो चुकी है पर अभी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिनको पूरा करने के लिए अर्थ की मदद लेना जरूरी है, जैसे कि खाने का सामान, पानी को फिल्टर करने के केमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स और क्रू की शिफ्टिंग। एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में 6 महीनों से ज्यादा नहीं रह सकता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई लैब्स मौजूद हैं जिनमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बॉडी पर किए जाते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि जब ह्यूमंस मार्स या डीप स्पेस में जाएंगे तो उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ISS अर्थ से सिर्फ 6 घंटों की दूरी पर है, लेकिन जब मार्स पर जाएंगे तो वहाँ अर्थ की सपोर्ट ना होगी, ना वापसी का रास्ता इतना आसान होगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।